आइए आज के इस तफसीली जायजे में एक ऐसे बुनियादी राज से पर्दा उठाते हैं जो कायनात के हर जर्रे पर लागू होता है। कसाफत यानी डेंसिटी। क्या कभी सोचा है कि कुछ चीजें पानी पर मजे से तैरती रहती हैं और कुछ फौरन क्यों डूब जाती हैं? बस आज हम इसी कमाल के साइंसी तस्वुर को डिकोड करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस क्लासिक पैराडॉक्स से। जरा तसव्वुर करें, हजारों टन वजनी एक देव हैकल समंदरी जहाज पानी की सतह पर ऐसे तैरता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक छोटी सी चंद ग्राम की लोहे की कील ग्लास में डालते ही सीधी नीचे गोता खा जाती है। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल गैर मंतिकी लगता है ना? तो इसका असल राज छुपा है बनावट में। लोहे की कील बिल्कुल ठोस और गठी हुई होती है, लेकिन जहाज वो अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखला होता है। इस खोखलेपन की वजह से इसके अंदर हवा की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है, और ये हवा इस देव हैकल जहाज की मजमूई औसत कसाफत को हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई कम कर देती है। यानी बात सिर्फ वजन की नहीं है। वजन कभी यह तय नहीं करता कि कौन सी शय तैरेगी और कौन सी नहीं। असल खेल इस बात का है कि एक मखसूस जगह या हुजम के अंदर मादा कितना गुंजान या दबावा है। जर्रात एक दूसरे के कितने करीब हैं, बस यही कसाफत है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो ये गुंजानपन मजीद वाजे हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक छोटे से कमरे में 50 लोग ठूसे हुए हों, बमुकाबला उसी कमरे में सिर्फ 2 लोग सुकून से बैठे हों। यही वजह है कि 1 पाउंड सीसा 1 पाउंड परों के मुकाबले में कहीं ज्यादा भारी और छोटा महसूस होता है, क्योंकि परों के बीच काफी सारी हवा और खाली जगह होती है। रियाजी की जबान में इसे समझना हो तो कसाफत निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, मास को हजम से तकसीम कर दें। इस मशहूर डेंसिटी ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी से मास, वॉल्यूम या डेंसिटी में से कोई भी नामालूम चीज मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं तैरने और डूबने के उन सुनहरी और अटल उसूलों की। अगर कोई भी चीज, चाहे वो ठोस हो या माया, उसकी कसाफत पानी से कम है तो वो ऊपर तैरेगी, अगर ज्यादा है तो सीधा नीचे। और हां, अगर कसाफत बिल्कुल बराबर हो गई तो वो चीज पानी के बिल्कुल दरमियान में मुअल्लक हो जाएगी, ना ऊपर ना नीचे। इस बात को हम रोजमर्रा जिंदगी में भी देख सकते हैं। एक ग्लास में पानी और कुकिंग ऑयल डालकर देखें, तेल हमेशा पानी के ऊपर एक अलग तह बना लेगा। क्यों? क्योंकि तेल की कसाफत पानी के मुकाबले में कम होती है, इसलिए वो आराम से भारी पानी के ऊपर तैरता रहता है। 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, ये कोई आम नंबर नहीं है, ये हमारी पानी की म्यारी कसाफत है। ज़मीन पर जब भी हमने ये फैसला करना होता है कि कौन सी चीज़ तैरेगी और कौन सी नहीं, तो हम इसी नंबर को एक यूनिवर्सल बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इस डेटा पर गौर करें। खालिस लोहे की कसाफत 7800 से भी ज़्यादा है, तो जाहिर है वो तो 1 सेकंड में डूब जाएगा। लेकिन जब हम लोहे और हवा को मिलाकर एक खोखला जहाज बनाते हैं तो उसकी औसत कसाफत उस जादुई हिंद से यानी 1000 से बहुत नीचे आ जाती है, और यूं वो भारी भरकम जहाज तैरने लगता है। मामला हल हो गया। लेकिन ठहरें, ये सब इतनी आसानी से दरियाफ्त नहीं हुआ था। तारीख के पन्ने पलटें तो हमें कदीम यूनान का वो मशहूर साइंसदान आर्किमिडीज मिलता है। जब उसे समझ आया कि बेकायदा शक्लों का हुजूम कैसे नापा जाए, तो वो खुशी से दीवाना होकर यूरेका यूरेका पुकारता हुआ अपने बाथटब से भाग निकला था, जिसका मतलब है मैंने पा लिया। उसने दरअसल क्या पाया था? बेदखली का तरीका, यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड। जब उसने पानी से भरे टब में कदम रखा और पानी को बाहर गिरते देखा तो उसका दिमाग चल पड़ा। उसने समझ लिया कि कोई भी चीज़ पानी में डालने से जितना पानी बाहर गिरता है, दरअसल वही उस चीज़ का बिल्कुल दुरुस्त हुजूम होता है। ये कसाफत के इस पूरे मामले का वो आखिरी और अहम तरीन टुकड़ा था। आज की जदीद लेबोरेटरियों में भी हम आर्किमिडीज के उसी शानदार उसूल पर इन्हिसार करते हैं। मास मालूम करने के लिए इंतहाई हसास तराजू इस्तेमाल होते हैं और हुजूम के लिए ओवरफ्लो कैन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बिल्कुल उसी बाथटब वाले उसूल की जदीद शक्ल है। और जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को नापते हैं तो हमें कसाफत का एक हैरान कुन स्पेक्ट्रम मिलता है। जरा देखें, कॉर्क जैसी हल्की चीज़ की कसाफत सिर्फ 0.24 है, और दूसरी तरफ खालिस सोना है जो कि 19 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर से भी ज़्यादा कसीफ है। ये फ़र्क वाकई हैरान कुन है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। इस पूरी डेंसिटी की दुनिया में एक ऐसा मादा भी है जो सबसे बड़ा रूल ब्रेकर है, यानी अपने ही उसूल तोड़ देता है। आमतौर पर चीजें ठंडी होकर सिकुड़ती और ज्यादा कसीफ हो जाती हैं, लेकिन ये मादा बिल्कुल उलट काम करता है। वो मादा है पानी। जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक खुली हेक्सागोनल साख्त बना लेते हैं।
इस साख्त की वजह से बर्फ का हजम पानी के मुकाबले में तकरीबन 9% बढ़ जाता है। हजम बढ़ने से कसाफत कम हो जाती है और यही वजह है कि ठोस होने के बावजूद बर्फ पानी पर तैरने लगती है। और जानते हैं, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो सर्दियों में झीलें और समंदर नीचे से ऊपर की तरफ जमना शुरू हो जाते, सारा पानी बर्फ बन जाता और तमाम आबी हयात खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि बर्फ ऊपर तैरती है, वो एक कंबल की तरह काम करती है और नीचे मौजूद मछलियों और जानवरों को जिंदा रखती है। कुदरत का क्या कमाल का निज़ाम है। वैसे साइंस की दुनिया में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है। अगर आप भारी पानी यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड से बर्फ बनाएं तो वो आम पानी के ग्लास में सीधी डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। ये एक शानदार तजुर्बा है जो साबित करता है कि तैरने और डूबने का इन्हिसार 100% सिर्फ और सिर्फ कसाफत के फर्क पर है। चलें अब जरा एक क्विक रैपिड फायर टेस्ट हो जाए। हमने सुना है कि बहीरा मुर्दार यानी डेड सी में इंसानों का डूबना लगभग नामुमकिन है। लोग वहां जाते हैं, पानी पर लेटते हैं और डूबते ही नहीं। आखिर इस पानी में ऐसा क्या जादू है? जादू नहीं, साइंस है। डेड सी के पानी में नमक की इतनी ज्यादा मिकदार हल है कि इसकी कसाफत 1240 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि हम इंसानों के जिस्म की औसत कसाफत सिर्फ 985 के लगभग होती है। अब चूंकि हमारी कसाफत कम है तो हम पानी पर किसी फ्लोट की तरह तैरते रहते हैं, आराम से लेटकर अखबार भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसी साइंसी उसूल को इंजीनियर्स आबदुजों यानी सबमरीन्स में इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें गौता लगाना होता है तो वो जानबूझकर बैलेंस टैंकों में समुंदर का भारी पानी भर लेते हैं ताकि उनकी मजमूई कसाफत बढ़ जाए, और जब वापस सतह पर आना हो तो पानी निकालकर हल्की हवा भर लेते हैं। सिंपल। अच्छा, अब जरा समंदर की गहराइयों से निकलकर आसमान की बुलंदियों का सोचते हैं। एक और सवाल, ये बड़े बड़े हॉट एयर गुब्बारे आसमान में कैसे उड़ते हैं? यहाँ पानी तो है ही नहीं, फिर यहाँ कौन से उसूल काम कर रहे हैं? यहां भी कसाफत ही का कमाल है। गुब्बारे के अंदर हवा को जब बर्नर से गर्म किया जाता है तो उस हवा के जर्रात को तवानाई मिलती है और वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। जब जर्रात दूर होते हैं तो अंदर की कसाफत बाहर की ठंडी और गंजान हवा के मुकाबले में बहुत कम हो जाती है और बस गुब्बारा एकदम से ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो अगर हम इस सारे तस्वुर को एक फाइनल डायग्राम में समेटें तो जरा इन 4 ब्लॉक्स को देखें। ब्लॉक Z सबसे नीचे जा चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी कसाफत बाकी सब ब्लॉक्स और इस माया दोनों से ज्यादा है। ये कसाफत का हतमी सबूत है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस सब के बाद एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात, आर्किमिडीज के उसूल के मुताबिक जब समंदर पर तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो वो पानी की सतह को नहीं बढ़ाती, लेकिन जमीन और ग्लेशियर्स पर मौजूद जो बर्फ तेजी से पिघलकर समंदरों में जा रही है, वो क्या करेगी? वो यकीनन समंदरों के हुजूम में इजाफा करेगी। कसाफत और हुजूम की ये बुनियादी उसूल अब हमारे पूरे सैयारे का मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।